हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल MCR ट्रिक मास्टर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मूल विधि, जिसका आपको कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। और जो स्टूडेंट UPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस घंटे को भी ज़रूर दबाएँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसे परीक्षाओं में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। ऐसा ही एक सवाल है IPC और CRPC। इसमें तय किया जाता है कि किन प्रक्रियाओं के तहत अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। तो सबसे पहले IPC यानी कि इंडियन पैनल कोड, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता और उर्दू में बोलते हैं ताज़ीरात हिंद। तो IPC में कुल मिलाकर 511 धाराएं यानी कि सेक्शन और 23 चैप्टर यानी कि 23 अध्याय या फिर भाग कह सकते हैं, 23 भाग हैं। और जिसे अप्रूवल मिला 1860 में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व का सबसे बड़ा दंडित संग्रह यानी कि IPC से बड़ा देश का और कोई भी दंडित कानून नहीं है, और यही विश्व का सबसे बड़ा दंडित कानून है। और अब आते हैं CRPC, जिसे बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या फिर इसे बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। और इसे भी अप्रूवल मिला 1973 में। अप्रूवल यानी कि पारित, ये पारित हुआ था 1973 में और 1 अप्रैल 1974 में यह लागू हुआ था। ये सब मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं CRPC आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ हम IPC और CRPC में डिफरेंस समझ रहे हैं। तो CRPC होता क्या है? सिंपल सी परिभाषा है, CRPC में हमारे कोर्ट के मामले आते हैं यानी कि अदालत, और IPC में हमारा आता है पुलिस का मामला। IPC में तो सब काम पुलिस का होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। और IPC हमारा पुनिशमेंट और डेफिनेशन से संबंधित है, जैसे कि हत्या की कोशिश होगी या फिर रेप हो गया, डकैती होगी या अपराध हो गया, तो ये सब हमारा IPC में आता है। और CRPC में हमारा कोर्ट का मामला आता है कि कोर्ट तय करता है किसको कितनी सज़ा होनी चाहिए। तो ये हमारा IPC और CRPC में डिफरेंस था। दोस्तों, भाग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप धाराओं को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि यह पारित कब हुआ, यानी कि इसे अप्रूवल कब मिला। तो अप्रूवल मिला इसे 6 अक्टूबर 1860 को। तो 6 अक्टूबर 1860 को यह कानून पारित हुआ और यह लागू हुआ 1 जनवरी 1862 में। ड्राफ्ट बाय फर्स्ट लॉ कमीशन 1834, यानी कि पहला विधि आयोग हमारा बनाया गया 1834 में, और जिसकी अध्यक्षता यानी जिसके हेड थे लॉर्ड मैकाले, और इनके मेंबर थे, इनके 4 मेंबर थे, जिसका नाम है JM मैकलियोड और GW एंडरसन और CH कैमरॉन और F मिलेट। ये चारों इनके सदस्य थे। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बेसिक सी बात है जो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ए क्राइम, यानी कि अपराध क्या है। तो अपराध की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो कोई आदमी कानून के दायरे से बाहर होकर कोई काम करता है तो वह क्राइम कहलाता है, यानी कि अपराध। जैसे कि जो कोई व्यक्ति कोई नियम कानून फॉलो नहीं करता तो वह अपराध की श्रेणी में ही आता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एलिमेंट ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध के तथ्य। अपराध कैसे होंगे? तो अपराध करने से पहले तो सबसे पहले हमारा एक ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव होना चाहिए, क्योंकि मानव के द्वारा तो अपराध होगा। फिर है हमारा गिल्टी इंटेंशन, यानी कि आश्य या दुराश्य, यानी कि उस मानव का कोई दोषी इरादा हो गया। फिर है हमारा तीसरा इलीगल एक्ट, यानी कि आपराधिक तथ्य, यानी कि अवैध कार्य, वो कोई गलत काम करेगा। फिर है हमारा चौथा इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव की अक्षति, इसमें मानव की अक्षति होगी, यानी कि उसको कोई चोट पहुंचाएगा।
तो ये 4 हमारे अपराध के तथ्य हैं। सबसे पहले कोई मानव होना चाहिए अपराध करने के लिए, फिर आश्चर्य दुराश्चर्य यानी कि उसका कोई दोषी इरादा होना चाहिए, फिर तीसरे नंबर पे अवैध कार्य, कोई अवैध कार्य मतलब कोई गलत काम करेगा, फिर वो मानव को अक्षति पहुँचाएगा। ये इसके 4 कार्य थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्राइम की डेफिनेशन हमारी आईपीसी धारा 40 में आती है, और जो हमारी मानव की अक्षति ये हमारी आईपीसी धारा 44 यानी आईपीसी धारा 44 में आती है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेज ऑफ क्राइम यानी कि अपराध का चरण। तो इसमें हम पढ़े कि अपराध कैसे होता है। तो सबसे पहला है हमारा इंटेंशन यानी कि आशय, यहाँ पर वो सोचेगा अपराध के बारे में। फिर दूसरा है हमारा प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, यहाँ पर वो तैयारी करेगा। फिर है हमारा अगला अटेम्प्ट यानी कि प्रयास, वो प्रयास करेगा। फिर हमारा एक्ट यानी कि कार्य। तो सबसे पहले तो वो आशय वो सोचेगा, फिर वो तैयारी करेगा उस चीज़ की क्राइम की, और फिर वो प्रयास करेगा, और फिर वो लास्ट में वो कार्य करेगा जो उसे करना है वो अपराध। तो दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए अभी बता दूं कि जो तैयारी है यानी कि जो प्रिपरेशन है की जाती है वो हमारी धारा 399 में आती है। तो इसमें आती है हमारी डकैती की तैयारी यानी कि तैयारी करना, और इसमें ही आती है हमारा धारा 122 यानी कि देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी, ये भी एक तैयारी है। तो ये 2 धारा इस तैयारी में ही आती है। और ये जो हमारा प्रयास है, प्रयास में हमारा आता है कि धारा 511, इसमें आता है हमारा अपराध को करने का प्रयास। तो ये हमारा आता है 511 में। वैसे तो जब मैं आपको धारा पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं आपको एक एक धारा अच्छे से लिखवाऊंगा, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए अभी स्टार्टिंग में 4-5 धारा बता दूं जो कि आपकी बहुत ही अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि 511 धाराएँ हैं और मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट ही धारा करवाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केवल मैं आपको वही कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एक साथ आपके याद नहीं होगी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके आपको याद करा रहा हूँ, और मैं फिर बाद में एक साथ आपको याद कराऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ऑफेंस यानी कि अपराध के प्रकार। तो अपराध के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध, और दूसरा हमारा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि गैर जमानती अपराध। तो इनमें डिफरेंस क्या क्या है। जो हमारा जमानती अपराध है वो हमारा सीआरपीसी की धारा 2A की पहली अनुसूची में दिए गए अपराध में आता है, और जो हमारा गैर जमानती अपराध है वो आता है हमारा सीआरपीसी की 2A की पहली अनुसूची में। तो इनमें डिफरेंस क्या है। जहाँ पर बेल लेने का अधिकार होता है वो तो हमारा बेलेबल ऑफेंस होता है, और जहाँ पर हमारा बेल लेने में दिक्कत होती है वहाँ पर होता है हमारा गैर जमानती अपराध। तो जहाँ पर हमें आसानी से बेल मिल जाती है वो तो हमारा जमानती अपराध होता है, और जहाँ पर हमें बेल लेने में दिक्कत होती है यानी कि जहाँ हमें आसानी से बेल नहीं मिलती वो होता है हमारा गैर जमानती अपराध। यहाँ बेल लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो बेल दे या ना दे, यहाँ पर उनके विवेक पर निर्भर होता है। और जो जमानती अपराध है इसमें हमें 3 वर्ष से कम की सज़ा का प्रावधान है, और जो गैर जमानती अपराध है इसमें हमारा 3 वर्ष से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है। तो जमानती में तो हमें मिलेगी 3 वर्ष से कम की सज़ा, और गैर जमानती में मिलेगी हमें 3 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा। ये इनका डिफरेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारी धारा 323 है यानी कि 323 है, तो इसमें साधारण मारपीट का प्रावधान है। तो इसमें सज़ा क्या है। सज़ा है 1 ईयर यानी कि 1 साल की सज़ा, और या फिर पेनल्टी यानी कि जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ये हमारी धारा 323 में है कहीं में जमानती अपराध में, क्योंकि उसमें 3 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है। और फिर हमारा अगला है धारा 147 यानी कि बलवा बोलते हैं दंगे को, जहाँ पर दंगा होता है। इसमें भी सज़ा हमें 3 साल से कम की होगी। देखो इसमें सज़ा है 2 साल की, और पेनल्टी भी है, या फिर दोनों भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा 354, इसमें क्या है। इसमें स्त्री की लज्जा को भंग करना, इसमें भी हमारी सज़ा 3 साल से कम की होगी। और ये सब आते हैं किसमें, जमानती अपराध में। और गैर जमानती अपराध में हमारे ये वाले आते हैं, इधर वाले,
इसमें आते हैं हमारे धारा 445, ये इसमें है हमारा गृह भेदन, यानी कि किसी के घर में कूदना या फिर चोरी करना, ये हमारा आता है गैर जमानती अपराध में। इसमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा होगी। फिर अगला हमारा है धारा 302, इसमें है हमारी मर्डर यानी कि मृत्यु से संबंधित है। इसमें सज़ा आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों है। और अगली हमारी धारा 376, इसमें है हमारा रेप, ये है हमारी रेप से संबंधित। इसमें सज़ा है 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हैं। तो ये हमारा जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध के एग्जाम्पल, ये हमारे एग्जाम्पल थे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन क्विज सुनाना चाहता हूं, ताकि आपके अंदर भी यूपीएसआई का जुनून ऐसा ही बरकरार रहे। तो क्विज ये है कि हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशन क्विज। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें है हमारा कि वारंट के बिना ही गिरफ्तारी की जा सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसमें है कि वारंट के द्वारा ही गिरफ्तारी की जा सकती है। संज्ञेय अपराध में तो हमारा बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाएगी, और असंज्ञेय अपराध में हमारा वारंट चाहिएगा तब हमारी गिरफ्तारी होगी। और संज्ञेय अपराध में क्या होगा, इसमें हमारा अपराध जो होगा वो गंभीर प्रकृति का होगा, और असंज्ञेय अपराध में इसमें हो गया हमारा अपराध जो होगा वो सामान्य प्रकृति का हो गया। ये दोनों भी बिल्कुल आपस में अपोजिट है। तो संज्ञेय अपराध में हमारा जो जांच होगी वो हमारी विदाउट आज्ञा की जा सकती है, और असंज्ञेय अपराध में होगी हमारा जो जांच होगी वो ऑर्डर पर ही होगी। दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं, जो संज्ञेय अपराध है उसमें जो हमारी गिरफ्तारी होगी वो तो बिना वारंट के होगी, और इसमें जो अपराध होगा वो गंभीर प्रकृति का होगा, और जो जांच होगी वो विदाउट आज्ञा की होगी। अब है हमारा असंज्ञेय अपराध, इसमें जो गिरफ्तारी होगी वो वारंट के द्वारा होगी, मतलब इसमें तो वारंट चाहिएगा तभी गिरफ्तारी होगी, वरना नहीं होगी। और जो हमारा अपराध होगा वो सामान्य प्रकृति का होगा, और जो हमारी जांच होगी वो ऑर्डर पर ही होगी। तो ये था हमारा संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में अंतर। अब नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा समन केस यानी कि बुलावा पत्र, और दूसरा है हमारा वारंट केस यानी कि अधिकार पत्र। जो हमारा समन केस है वो आता है हमारा CRPC 2W में, जो कि भाग 6 में है, और जो वारंट केस है वो आता है हमारा CRPC 2X में, जो हमारा भाग 7 में है। अब समन केस को पढ़ते हैं। समन केस में जो सज़ा होगी वो 2 वर्ष की सज़ा होगी, वह कारावास होगा, ये इससे संबंधित है। और जो हमारा वारंट केस है उसमें आजीवन कारावास, मृत्युदंड और 2 वर्ष से अधिक सजा की प्रावधान है। अब है हमारा अगला इंक्वायरी यानी कि जांच, ये आती है हमारी CRPC की 2G में, जिसमें क्या है, इसमें मामले की सत्यता की जांच की जाती है। इसमें जांच होती है कि मामला सत्य है या फिर असत्य है, इसमें इन दोनों की जांच की जाती है। अब है हमारा अगला इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण, ये हमारा आता है CRPC 2H में। इसमें क्या है, इसमें हमारा मामले के साक्ष्य बोलते हैं फैक्ट, जो हमारे छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, इसमें मामले के साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। मतलब पुलिस इसमें जो फैक्ट होते हैं छोटे छोटे उन्हें इकट्ठा करते हैं, जिसे मतलब सबूत बोलते हैं। पुलिस इन फैक्ट को सबूत के तौर पर पेश करती है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रायल यानी कि विचारण। इसमें आता है हमारा गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो गिल्टी क्या होता है? गिल्टी बोलते हैं दोषी को, तो इसमें होता है कि दोषी है या नहीं है, इसमें ये आता है। तो इसमें कोर्ट द्वारा तय किया जाता है कि मनुष्य दोषी है या फिर निर्दोष है, इसमें ये आता है।
और अब हम धाराएं स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से चैप्टर वाइज सारी धाराएं पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं भाग 1। भाग 1 में हमारा क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है हमारा प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना, और जो इसमें हमारी धाराएं हैं वे है हमारी 1 से 5 तक, और टोटल धाराएं जो हमारी है वे है 511, और टोटल जो हमारे भाग है वे है 23। अब जो हमारा चैप्टर 1 यानी कि भाग 1 है इसमें धारा 1 से 5 तक है। हम 1 से 5 तक धारा नहीं पढ़ेंगे, हम केवल वही पढ़ेंगे जो केवल इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आती है। अब हम स्टार्ट करते हैं भाग 1। तो भाग 1 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे धारा 1। धारा 1 में क्या दिया गया है? धारा 1 में दिया गया है कि संहिता का नाम और विस्तार, टाइटल ऑफ कोड एंड एक्सटेंड। तो संहिता का नाम तो आप सभी को मालूम ही है। संहिता का नाम है इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, और विस्तार इसका संपूर्ण भारत में है। जो भारतीय दंड संहिता है इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है। जो हमारा चैप्टर 1 यानी कि जो भाग 1 है उसमें केवल यही एक इम्पोर्टेंट धाराएं है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 यानी कि भाग 2 पर। भाग 2 यानी कि चैप्टर 2, इसमें है हमारा साधारण स्पष्टीकरण, और जो इसमें धाराएं हैं वे है हमारी 6 से 52A तक। भाग 2 में हम पढ़ते हैं अब धारा 8। धारा 8 में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है जेंडर यानी कि लिंग। धारा जो 8 है वह हमारी जेंडर की परिभाषा से संबंधित है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ जेंडर। इसमें क्या है? मेल और फीमेल, इनकी डेफिनेशन दी गई है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि मेल कौन होता है और फीमेल कौन होता है। तो धारा 8 में केवल इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारी धारा 10। यह है हमारी पुरुष और स्त्री क्या होते हैं इनकी परिभाषा से संबंधित है। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि पुरुष मैन होता है, मैन यानी कि मानव नर, और स्त्री वुमेन होती है यानी कि मानव स्त्री। तो धारा 10 में हमारी पुरुष और स्त्री की परिभाषा दी गई है। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 11 में क्या है? इसमें क्या है? यह है पर्सन यानी कि व्यक्ति, यह व्यक्ति से संबंधित है। जो धारा 11 है हमारी वह व्यक्ति से संबंधित है। इसमें व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ पर्सन। अब नेक्स्ट तो धारा 12 जो है इसमें लोक यानी कि पब्लिक की परिभाषा दी गई है। पब्लिक यानी कि जहाँ पब्लिक एक जगह इकट्ठा होती हो, जैसे कि क्लास, वर्ग, समुदाय, कम्युनिटी। तो ये सब लोक यानी पब्लिक की परिभाषा में आते हैं धारा 12 में। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 14। यह है सरकार का सेवक यानी कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। यह सरकार का सेवक से संबंधित है। सरकार का सेवक वो कैसे? जो सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है वह सरकार के सेवक में आती है। अच्छा, जो सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है ना वो सरकार के सेवक में आती है। तो जो धारा 14 है वह सरकार के सेवक से संबंधित है। अब तो नेक्स्ट है हमारा धारा 17। इसमें क्या है? यह गवर्नमेंट की परिभाषा से संबंधित है यानी कि सरकार। तो जो धारा 17 है इसमें हमारी कौन कौन सी गवर्नमेंट आती है? इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, और दूसरी हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। तो इसमें हमारी 2 गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो धारा 17 हमारी गवर्नमेंट की परिभाषा से संबंधित है। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 18। इसमें क्या है? इसमें भारत से संबंधित। तो जो हमारी धारा 18 होगी ना वो संपूर्ण भारत से संबंधित है। इसमें केवल इतना ही है कि जो धारा 18 है
वो भारत यानी कि इंडिया से संबंधित है। अब नेक्स्ट है हमारी धारा 21, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? इसमें है पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवा से संबंधित। जो हमारी धारा 21 है वह लोक सेवा यानी कि पब्लिक सर्वेंट से संबंधित है। अब पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? वे हमारे आर्मी भी होते हैं, एयरफोर्स भी होते हैं और नेवी भी होते हैं। ये सब हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं। और वह अधिकारी जिनके लिए लोक कर्तव्य की बात की गई है वह भी हमारे पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। और तीसरा राजस्व अधिकारी, ये भी पब्लिक सर्वेंट में आता है। चौथा जज भी हमारा पब्लिक सर्वेंट ही होता है। जज कौन कौन से? एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सभी जज जो होते हैं ये हमारे पब्लिक सर्वेंट में ही आते हैं। अब पांचवा है हमारा पुलिस, ये भी हमारी पब्लिक सर्वेंट होती है। छठा पब्लिक हेल्थ कौन? यानी कि डॉक्टर, जो डॉक्टर होते हैं हमारे ये भी हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब सातवां ये हमारे इलेक्शन ऑफिसर, ये भी हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ये सभी हमारे धारा 21 में आते हैं। तो धारा 21 जो है वो पब्लिक सर्वेंट से संबंधित है। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 23, जो कि रॉन्गफुल गेन यानी कि सदोष लाभ और रॉन्गफुल लॉस सदोष हानि, यह इन दोनों से संबंधित है। धारा 23। अब सदोष लाभ ये क्या होता है? तो सदोष लाभ होता है हमारा अगर कोई विधि के विरुद्ध लाभ ले रहा हो तो वह सदोष लाभ होता है। और सदोष हानि होती है हमारी विधि के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाता है तो वह सदोष हानि होती है। तो यह है हमारी धारा 23 में आते हैं, सदोष लाभ और सदोष हानि। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 24। इसमें आती है हमारी डिसहोनेस्टी यानी कि बेईमानी से संबंधित है। जो धारा 24 है हमारी वह बेईमानी से संबंधित है। बेईमानी कैसी? जैसे कि सदोष लाभ, अभी ऊपर बताया मैंने सदोष लाभ यानी कि अगर कोई व्यक्ति विधि के विरुद्ध लाभ ले रहा हो, और दूसरा सदोष हानि, विधि के विरुद्ध अगर कोई किसी को हानि पहुंचाता है, और तीसरा इंटेंशन यानी कि आशय। ये तीनों ही विधि के विरुद्ध आते हैं। तो धारा 24 में हमारा है बेईमानी से संबंधित। अब है हमारी धारा 25 यानी कि धारा 25। धारा 25 में क्या है? इसमें है डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड यानी कि बेईमानी। धारा 25 हमारी बेईमानी की परिभाषा से संबंधित है, यानी कि बेईमानी क्या होती है, यह हमारा धारा 25 में है। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 29 यानी कि धारा 29। इसमें है हमारा डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं ये सब हमारी धारा 29 में बताया गया है। तो धारा 29 में है हमारा डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज की परिभाषा से संबंधित। अब है हमारा नेक्स्ट धारा 29 की ए यानी कि धारा 29A। इसमें है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। ये इससे संबंधित है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होता क्या है, ये सब इसमें है धारा 29A में। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 34 धारा 34। तो धारा 34 में है हमारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है। तो दोस्तों इस लाइन से आपकी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि ये लिखा क्या है। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे 5-6 व्यक्ति किसी के साथ मारपीट करने के लिए गए और वहाँ जाकर उनमें से किसी एक व्यक्ति ने मारपीट की और बाकी वहाँ खड़े रहे। तब धारा 34 के अनुसार वहाँ खड़े व्यक्ति भी बराबर के दोषी हो गए। मतलब जो उस अकेले व्यक्ति ने मारपीट की और जो वहाँ पर खड़े उसके साथ, तो उसके साथ खड़े वे भी बराबर के साझेदार हो गए उस व्यक्ति के साथ। तो सब पर बराबर की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों आप इसे इस तरीके से समझिए, जैसे कि आप 5-6 दोस्त हैं और आप सारे के सारे मारपीट करने के लिए गए और आप में से कोई दोस्त ऐसा है जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आता हो। तो जैसे कि आप 5-6 तो आराम से खड़े और वो अकेला मारपीट कर रहा और आप उसके पास खड़े, तो धारा 34 के अनुसार जो
उसके पास व्यक्ति खड़े, जो उस लड़के के साथ व्यक्ति आए और उसके साथ खड़े, तो वे भी बराबर के साझेदार होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 40। इसमें क्या है? इसमें है हमारा ऑफेंस यानी कि अपराध। तो जो धारा 40 है वह अपराध की परिभाषा से संबंधित है। अपराध, अब अपराध करने के लिए सबसे पहले तो मानव होना चाहिए, फिर वह आश्रय यानी कि दोषी, मतलब वो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे वो दोषी होगा, फिर कार्य, फिर वो कार्य करेगा, फिर दूसरे व्यक्ति को अक्षति होनी चाहिए, फिर लास्ट में वो ऐसा काम करेगा जिससे कि दूसरे व्यक्ति को अक्षति होगी, उसे ही अपराध कहेंगे। तो धारा 40 में क्या क्या है? सबसे पहले तो कोई मानव होगा, फिर वो आशय मतलब कुछ गलत काम करने की सोचेगा, फिर वो तीसरे नंबर पे कार्य करेगा, फिर लास्ट में वह दूसरे व्यक्ति को अक्षति यानी कि हानि पहुंचा देगा, तो उसे ही अपराध कहेंगे। यह सब धारा 40 में आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 41। इसमें क्या है? इसमें हमारा विशेष विधि यानी कि धारा 41 जो है वो हमारा स्पेशल लॉ से संबंधित है। स्पेशल लॉ मतलब विशेष विषय, तो धारा 41 हमारा विशेष विषय से संबंधित है। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 42। यह है हमारा लोकल लॉ यानी कि स्थानीय विधि। तो धारा 42 जो है वह हमारा लोकल लॉ स्थानीय विधि से संबंधित है। इसमें क्या है? यह है हमारा विशेष क्षेत्र के लिए होते हैं। जो हमारी स्थानीय विधि होती है वह हमारी विशेष क्षेत्र के लिए होती है, और ये सब हमारे लोकल लॉ यानी कि धारा 42 में आते हैं। अब है हमारी धारा 44। जो हमारी धारा 44 है वह इंजरी यानी अक्षति से संबंधित है। अब इंजरी कैसी कैसी हो सकती है? जैसे कि बॉडी यानी कि शरीर को हो सकती है अक्षति, माइंड यानी कि मन को हो सकती है, रेपुटेशन यानी कि ख्याति को हो सकती है, और प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति को हो सकती है अक्षति यानी कि हानि। तो जो हमारी धारा 44 है वह हमारी इंजरी यानी कि अक्षति से संबंधित है। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 45। धारा 45 हमारे लाइफ से संबंधित है। लाइफ यानी कि जीवन यानी कि मानव जीवन से संबंध। धारा 45 हमारे मानव जीवन से संबंधित है। इसमें केवल इतना ही। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 46। तो धारा 46 में हमारा मृत्यु यानी कि डेथ। तो धारा 46 में हमारा डेथ यानी कि मृत्यु से संबंधित है। मृत्यु कैसी? मानव, तो मानव मृत्यु से संबंधित है धारा 46। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 47। तो धारा 47 में हमारा एनिमल्स यानी कि जीव जंतु। तो मानव से भिन्न जो जीव है वही हमारे एनिमल्स होते हैं। जो मानव से भिन्न है, तो मानव से भिन्न है वे एनिमल्स कहलाते हैं। तो धारा 47 में हमारे जो जीव जंतु है उससे संबंधित है धारा 47। अब नेक्स्ट है हमारी धारा 50। यह हमारी सेशन यानी कि धारा से संबंधित है। तो धारा जो 50 है वह हमारी धारा से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर जो 2 था, भाग 2, वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें जो धाराएं है वे धारा 6 से 52A तक है, और जितनी भी इन 6 से 52A के बीच में इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वे मैंने आपको सब करवा दी है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों जितने भी हमारे UPSI के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से मूल विधि को बहुत ही अच्छी से समझ सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट चैप्टर पर। प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।